हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में। तो मैंने इसके प्रीवियसली मैंने कैश मेमोरी के प्लेलिस्ट को ख़त्म किया हुआ है। तो अगर आप कैश मेमोरी के प्लेलिस्ट को चाहते हो तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इस प्लेलिस्ट में मैं बात करने वाला हूँ सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में, उसके और एरर करेक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस सबसे पहले करेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरर और हैमिंग कोड के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर हम चलते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं कि सेमीकंडक्टर मेमोरी का टॉपिक है किस लिए और उसका मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि टॉपिक का नाम है, एक मिनट, हाँ, तो जैसे कि हमारा टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है इसलिए क्योंकि हमारा जो मेन मेमोरी होगा सेमीकंडक्टर से बना होगा। ठीक है, एक्चुअली में जो ये मेन मेमोरी है हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसके शॉर्ट नोट्स गिरते हैं। अगर आप कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहे हैं तो फिर आपका इसका डायरेक्ट शॉर्ट नोट गिरेगा, आपको सिर्फ डायरेक्ट बोलेगा कि आप सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट नोट बताऊँगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, आपको वो सब लिखना होगा बस, और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, तो बस आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी के बारे में, कि इसका जो बेसिक एलिमेंट है, हम बात करते हैं डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि जो सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी होता है उसमें सिर्फ एक सेल होता है। ठीक है, क्या होता है, सेल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो हमारा मेमोरी होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये सपोज़ कि हमारा मेमोरी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड सेव होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। सपोज़ कि मैं बात करूँ कि इसमें 10111011 ऐसे करके डेटा सेव है। तो ये जो वन है, ये वन सेव कहाँ हुआ है, एक्चुअली में ये जो पूरा वर्ड है, ये पूरा वर्ड है, ये इस तरीके से डिवाइड होता है। सपोज कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बिट का जो वर्ड है वो इस तरीके से डिवाइड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसमें 1 0 1 1 1 0 1 1, इसका जो पर ब्लॉक होता है, पर ब्लॉक तो नहीं बोलते इसको, हम लोग बोलते हैं सेल। ये एक सेल होता है, ये 1 बिट का डेटा स्टोर करता है, हम लोग इसको बोलते हैं मेमोरी सेल। क्या बोलते हैं हम उसे, मेमोरी सेल। सपोज कि ये है 1, इसे हम क्या बोलेंगे, मेमोरी सेल बोलेंगे। ठीक है, मेमोरी सेल बोले। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर मेमोरी सेल है इसमें हम 1 बिट का डेटा रख सकते हैं, इधर 1 या फिर 0। ठीक है, हम इसमें रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम 3 तरीके का सिग्नल देखते हैं। सपोज कि अगर मैं सिग्नल्स की बात करूं तो मैं सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर ये मेरा सेल है तो इसमें 3 तरीके के सिग्नल होते हैं। एक होता है सिलेक्ट सिग्नल, ठीक है, एक होता है कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, और एक होता है डेटा इन या फिर सेंस सिग्नल, डेटा इन या फिर सेंस सिग्नल। ठीक है, अच्छा, अब ये सिलेक्ट सिग्नल का क्या काम होता है, इसका काम होता है कि किसी भी सेल को सिलेक्ट करना। ठीक है, किसी भी सेल को सिलेक्ट करना कि मुझे किस सेल के ऊपर ऑपरेशन करना है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो ये जो हमारा पर्टिकुलर सेल होता है वो सिर्फ ये उसके ऊपर 3 ऑपरेशंस होते हैं, सिलेक्ट, कंट्रोल और डेटा इन या फिर सेंस सिग्नल। सिलेक्ट का काम होता है कि किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना कि इसमें मुझे ऑपरेशन करना है। कंट्रोल का काम क्या होता है, कंट्रोल क्या करता है ना, सेल को बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है कि हमें करना क्या है। ठीक है ना, हमें रीड करना है कि राइट करना है, वो सारे सिग्नल हमारे कंट्रोल भाई साहब देते हैं। ठीक है, बाकी डेटा इन और डेटा सेंस का काम यही होता है कि हमें डेटा रीड करना है कि डेटा राइट करना है। ठीक है, अच्छा, हाँ, तो इस तरीके से हमारा पूरा सेल का फंक्शनिंग होता है। ठीक है, तो यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन था पूरी सेमीकंडक्टर मेमोरी का। अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं लिख देता हूँ कि आपको लिखना क्या है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों मैंने ये नोट लिख दिया है, ये शॉर्ट नोट है सिर्फ आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेमीकंडक्टर, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, सेमीकंडक्टर
मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शॉर्ट नोट है। अगर आपके एग्जाम में आता तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि मैं लिखा क्या हूँ। द बेसिक एलिमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर मेमोरी इज द मेमोरी सेल। ऑल द सेमीकंडक्टर मेमोरी सेल शेयर सर्टेन प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या वो है वो प्रॉपर्टी? दे एग्जिबिट टू स्टेट्स, दे एग्जिबिट टू स्टेट्स दैट इज 1 and 0। जो एक सेल होता है उसमें हम लोग सिर्फ 2 ही स्टेट रख सकते हैं, या तो फिर 1 या तो फिर 0, यानी कि सिर्फ एक बिट का डेटा स्टोर हो सकता है। दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिटन इनटू टू सेट द स्टेट। इसका मतलब क्या है कि वो जो सेल्स होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि हम उसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है, और डेटा को सेट कर सकते हैं, ठीक है। दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग रीड टू सेंस द स्टेट। और उस टाइप के सेल को हम लोग रीड भी कर सकते हैं, उनके इतना कैपेबिलिटी होता है कि हम उनको रीड कर सकते हैं और स्टेट को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। द सेल हैज़ 3 फंक्शनल टर्मिनल्स। सेल्स के 3 टर्मिनल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करते हैं। पहला टर्मिनल होता है सिलेक्ट टर्मिनल, सिलेक्ट अ मेमोरी सेल टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन। सिलेक्ट टर्मिनल एक सेल को सिलेक्ट करता है जिसमें हमें रीड या राइट परफॉर्म करना होता है। कंट्रोल टर्मिनल हमें दिखाता है कि हमें रीड करना है कि राइट करना है, और जो रीड और राइट का ऑपरेशन होता है वो तीसरे टर्मिनल से होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट है, आप इसको लिख लें, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे जिसमें कि हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में, कौन कौन से तरीके से के सेमीकंडक्टर मेमोरी होते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैं अगर बात करूँ तो सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी जो हमारा होता है, सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी को मैं SMM से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझ लीजिएगा ये हमारा 2 टाइप का होता है। 2 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं जो मेमोरी हम लोग बनाते हैं। एक तो होता है रैम, एक होता है रोम, ठीक है। रैम हमारा 2 टाइप का होता है, ठीक है। क्या होता है वो? एक होता है स्टैटिक रैम, ठीक है, एक होता है डायनामिक रैम, ठीक है। जो रोम होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है प्रोम, ठीक है, एक होता है ई प्रोम, ठीक है, एक होता है ई प्रोम, ठीक है, हो गया। और रैम और रोम की मैं शॉर्ट नोट आपको दिखा देता हूँ स्लाइड के थ्रू, ठीक है। एस रैम और डी रैम का भी दिखा दूंगा, बाकी इसका इन तीनों का नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए फिर हम चलते हैं फटाफट से हमारे स्लाइड के ऊपर। हाँ देखिए, तो इसमें रैम के कुछ प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं, तो आप इनको ही अगर पूछा जाए रैम के बारे में तो आप इनको लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ रैम क्या होता है। तो रैम के बारे में आपको पता होगा कि हम नॉर्मली बात करते हैं कि CPU में मेरा कंप्यूटर का रैम कितना है, तो एक तरीके से इंटरनल मेमोरी होता है जिसका शायद नॉर्मली हम आज के ज़माने में बात करते हैं कि 4 GB का रैम है, 8 GB का रैम है। तो रैम क्या करता है कि ना वो एक मेमोरी होता है जो कि CPU के बहुत पास होता है और बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा बड़े बड़े जो डिस्क होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया या फिर कुछ अलग अलग स्टोरेज होता है, तो उनके कंपैरेटिव में रैम फास्ट होता है, ठीक है। तो इट रीड्स डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू राइट न्यू डेटा इनटू द मेमोरी इजीली एंड रैपिडली, ठीक है। तो इनके कुछ प्रॉपर्टी हैं, आप इनको देख लीजिए। इट इज़ वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल क्यों वोलाटाइल है? क्योंकि अगर हम बात करें रैम के बारे में, तो जब तक हमारा CPU ओपन है, जब तक हमारा डेस्कटॉप ओपन है, रैम काम करेगा। उसके बाद रैम काम करेगा मतलब कि तब तक उसमें स्टोरेज होगा, उसके बाद फिर वो वैनिश हो जाता है, मतलब कि पावर कट कर दिया जाए तो वो वैनिश हो जाता है, ठीक है। इट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई। रैम एक्ट एज ए टेम्प्रेरी स्टोरेज। ऑब्वियसली टेम्प्रेरी स्टोरेज की तरह काम करता है, क्योंकि जैसे ही हम पावर को कट कर दें तो फिर रैम का स्टोरेज वैनिश हो जाता है, ठीक है। स्टोरेज वैनिश नहीं होता, उसको स्टोरेज खाली हो जाता है, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं डी रैम, एक होता है एस रैम, ठीक है। तो डी रैम और एस रैम के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। डी रैम इज मेड विथ सेल्स दैट स्टोर्स डेटा एज चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो मैं इसका एक डायग्राम आपको शो करता हूँ। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, डी रैम और एस रैम का, ये है डी रैम का, ये है एस रैम का। डी रैम में देखिए क्या होता है ना, ये कैपेसिटर में के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। मतलब कि अगर कैपेसिटर में मेरा चार्ज स्टोर है, तो इसका चार्ज स्टोर है अगर, तो उसका मतलब होता है कि 1, यानी कि 1 स्टोर है, बिट नंबर 1 स्टोर है। अगर कैपेसिटर में चार्ज स्टोर नहीं है तो इसका मतलब है कि 0, यानी कि 1 बिट का डेटा हमारा एक सेल, ये जो पर्टिकुलर एक सेल है ना, ये एक सेल का डिज़ाइन है जिसमें कि 1 बिट स्टोर है, या तो फिर 1 या तो फिर 0। उसी तरीके से स्टैटिक रैम का डायग्राम ये है सॉरी, ये स्टैटिक रैम सेल का डायग्राम है जिसमें कि 1 बिट का डेटा स्टोर होता है, ठीक है। उस बीट में सेम तरीके से जो हम फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, जो आपने डिजिटल लॉजिक में पढ़ा होगा, फ्लिप फ्लॉप में जैसे डेटा स्टोर होता है 1 बिट का डेटा, वही सेम डेटा आपका स्टैटिक रैम में भी स्टोर होता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं।
द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द चार्ज इन कैपेसिटर इज इंटरप्रेटेड एज अ बाइनरी 1 और 0। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर चार्ज प्रेजेंट है तो 1, अगर चार्ज नहीं प्रेजेंट है तो 0। ठीक है, उसके बाद अगर स्टैटिक रैम की बात करें तो ये 3 पॉइंट है। डी रैम का 3 पॉइंट है, एस रैम का 3 पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को देख लीजिए और मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ अगर मैं एस रैम की बात करूँ कुछ प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के बारे में, तो एस रैम का एक और प्रॉपर्टी कि उसका कॉस्ट हाई होता है और डायनेमिक रैम का कॉस्ट लो होता है। ठीक है, एस रैम के एग्जांपल में आप कैश मेमोरी ले सकते हैं और डायनेमिक रैम के एग्जांपल में आप मेन मेमोरी ले सकते हैं। ठीक है, क्यों मैं मेन मेमोरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेन मेमोरी यानी कि जब आपका रैम पर्टिकुलर जो मेन मेमोरी रैम होता है ना, उसके बारे में बात करें। कैश मेमोरी के बारे में हम बात करें तो उसी वो स्टैटिक रैम हो जाएगा। ठीक है, और स्टैटिक रैम में क्या होता है कि सपोज अगर हम लोग जब तक हम लोग का पावर ऑन रहता है तब तक उसमें डेटा स्टोर रहता है कैश मेमोरी में, यानी कि स्टैटिक रैम में। लेकिन डायनामिक रैम में क्या होता है कि वो पावर ऑन भी हो तो फिर वो शॉर्ट टाइम के लिए ही डेटा स्टोर हो पाता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस था हमारा स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के बारे में। ठीक है, चलिए हम फटाफट से चलते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रोम के बारे में। ठीक है, फिर हम देखेंगे, फिर हम एरर करेक्शन के बारे में भी फिर हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए फटाफट से हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो कि टाइप्स ऑफ रोम के बारे में। ठीक है, चलिए मैं पहले लिख देता हूँ इनके बारे में, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था टाइप्स ऑफ रोम के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप टाइप्स ऑफ रोम लिखें तो आप ज़रूर से इसको लिखें, जिसमें कि 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। प्रोम की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रोम का मतलब होता है, प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि मतलब कि ये जो पर्टिकुलर रोम होता है इसमें हम सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम उसे इरेज टोटली नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर मैं ई प्रोम की बात करूँ तो ई प्रोग्राम में हम मल्टीपल लाइन्स को मल्टीपल टाइम्स हम प्रोग्राम कर सकते हैं, और अगर इरेज करना हो तो हम इरेज भी कर सकते हैं। इसी के लिए हम इसे बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसीलिए हम इसको इरेज भी कर सकते हैं और यूवी रेज के थ्रू ही कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, और अगर हम इसे इसका एक और डिमेरिट होता है कि अगर हम इसे इरेज करें तो पूरा चिप का डेटा ये पूरा इरेज कर देता है, फिर हमें पूरा स्टार्टिंग से फिर हमें प्रोग्राम करना होता है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि EEPROM ई प्रोम के बारे में, तो ये क्या करता है ना, हम इसमें भी सेम उसी तरीके से मल्टीपल टाइम प्रोग्राम कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, उसमें यूवी रे के थ्रू करते हैं ई प्रोम में। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिकली इरेज करेंगे और इसमें फ़ायदा ये है कि हम इसमें पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लोकेशन को इरेज कर सकते हैं, हम लोग 1 बाइट के डेटा को इरेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही था प्रोम और रोम और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था, क्योंकि मुझे बस यही सब डिस्कस करना था, कुछ थ्योरी के बारे में, इंटरनल मेमोरी के थ्योरी के बारे में। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा एरर करेक्शन यानी कि और हैमिंग कोड का यूज़ करके हम एरर को करेक्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बस आप बने रहिए इस तरीके से। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं टॉपिक को ख़त्म करने वाला हूँ। तो बस आप इस तरीके से जोश दिखाइए और बनते में रहिए मेरे साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।